चलिए गुड इवनिंग सर। सब मैंने नहीं पहना वो, ठीक है ना। गुड इवनिंग। हाँ कोई बात नहीं, मत पहनो, बट अपना जो माइक्रोफोन है उसे म्यूट कर लो, है ना। चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई गेस अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर किसी को भी अभी तक जो भी पढ़ा है वो डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? सर डीपीपी के हैं। यस सर, डीपीपी के हैं। डीपीपी के एक मिनट, एक लोग बोलेगा प्लीज। डीपीपी के डाउट है सर। डाउट्स हैं। अच्छा, डीपीपी के डाउट्स हैं। डीपीपी के डाउट्स हैं तो बोलो भाई, डीपीपी के डाउट क्या है? यार मेरे पास डीपीपी भी नहीं है। कोई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के कोई एक सिंगल बंदा है ना, जिसका भी डाउट है पहले एक बार एक एक करके पूछ सकते हैं। चलो आयुषी, पहला क्वेश्चन आराम आराम से पढ़ के बताओ। सर मैं हिंदी में बता दूं, क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं। तू संस्कृत में बता दे। सर मेरे पास है क्वेश्चन, मैंने सारे लिख के रखे हैं, मैं बोलूं? कोई बात नहीं, हाँ, अमन वो बेटा तू बोलो। थोड़े शांत रहे, अभी थोड़े शांत रहे। ठीक है सर, मैं शांत हूं। सर एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं और वो चार्ज माइनस क्यू के बराबर है। और सारे उसके हाँ, हाँ और उसके सेंटर पे एक चार्ज है स्मॉल क्यू। ठीक है। और ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे है, तो हमें ये बताना है कि स्मॉल क्यू का चार्ज है कितना, मैग्नीट्यूड। अच्छा चलो, आप बोल रहे हो कि सर देयर इज बेसिकली स्क्वायर, सारे के सारे चार्जेस माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू कैपिटल माइनस क्यू। कैपिटल क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। और ये स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू पॉजिटिव। चलो इसको पैड। सर एक्चुअली पॉजिटिव है या नेगेटिव ये नहीं पता, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें ये भी नहीं पता है कि रिपल्सिव लगेगा या अट्रैक्शन। चलो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे बोला है कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे बोला है? चार्ज चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। सर सिस्टम बोला है। सिस्टम बोला है ना, तो सिस्टम का मतलब समझ लो कि हर एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बात करोगे ये जो फोर्सेस हैं, ये जो चार्जेस हैं, इनकी वजह से यहाँ पे कोई भी चार्ज है तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी चार्ज यहाँ पे रखोगे, ठीक है, उस पर नेट फोर्स कितना? जो कोई भी चार्ज आप यहाँ रखोगे उस पर नेट फोर्स 0 आएगा, क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0। आप चाहो तो देखो, माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये वाले माइनस क्यू की वजह से क्या आएगी? टुवर्ड्स द चार्ज। ये वाले माइनस क्यू की वजह से आएगी टुवर्ड्स द चार्ज, और मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है और डिस्टेंसेस इक्वल है। सिमिलरली ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? कैंसिल आउट कर देगी, तो सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0, ठीक है। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी तो आप क्या बोल सकते हो कि सर यहाँ पे कोई भी चार्ज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे फोर्स कितना आएगा? 0। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, तो हमें इस पे तो चार्ज 0 आएगा, ये मुझे मालूम ही है। मैंने बोला कि सर इनमें से किसी भी चार्ज पार्टिकल पे भी नेट फोर्स 0 आना चाहिए, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मतलब हर एक इंडिविजुअल चार्ज का नेट फोर्स कितना आना चाहिए? 0। इन पे 0 रख लो भाई। आपने बोला देखिए इस माइनस क्यू की वजह से रिपल्सिव फोर्स आएगा इधर की तरफ, इस माइनस क्यू की वजह से रिपल्सिव फोर्स आएगा इधर की तरफ, इस माइनस क्यू से रिपल्सिव फोर्स आएगा इधर की तरफ। क्लियर है? यस सर। हो गया, आपने देख लिया। चलो निकला, ठीक है। आपने बोला कि ठीक है, अब आप जरा देखिए, आपने बोला यहाँ पे एक कोई चार्ज रखा गया होगा, मुझे नहीं मालूम उसका साइन कौन सा होगा, बट वो साइन ऐसा होना चाहिए कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करे। दैट इज ओनली पॉसिबल जब फोर्स इस डायरेक्शन में कुछ आए। बिकॉज देखो, ये इस क्यू की वजह से और इस क्यू की वजह से जो फोर्स आएगा वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये वाला और ये वाला कैसे होगा? इक्वल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो दिस क्यू हैज टू बी सच दैट कि ये अप्लाई करे एक फोर्स इस डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो? इस फोर्स के बराबर हो। क्या ये कर पाओगे अब, या मैं और भी सॉल्व करूं?
कर लेंगे सर। क्लियर है ना, हो जाएगा। Yes. आई होप हो जाना चाहिए। इनकी वजह से मैग्नीट्यूड निकालोगे फोर्सेस का, तो ये आ जाएगा, देखो मान लो F आ रहा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा √2F। सिमिलरली इसकी वजह से ये डिस्टेंस कितनी आएगी, अगर ये डिस्टेंस A मानी हुई है तो ये आ जाएगी √2A, और इसकी वजह से एक फोर्स आएगा, तो जो इन तीनों की वजह से जो फोर्स आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। आपको Q का फोर्स ऐसा निकालना है, मैंने Q हैज टू बी पॉजिटिव बिकॉज़ फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी इसको बैलेंस कर पाएगा। तो दिस Q हैज टू बी पॉजिटिव। नाउ इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का और ये जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का, इट हैज टू बी इक्वल। सॉरी, वैल्यू इक्वेट कर दोगे, स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। चलिए, और कोई डाउट? सर जो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इनफाइनाइट। सॉरी सर, इनफाइनाइट सर इसका वैसे मतलब क्या है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली आप कुछ नहीं बोलो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से मतलब होता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब होता है कोई भी कैसे बोलिए, आप ऐसे देख लो, यहां से समझ लो ना, आप बोलते हो फोर्स इन एनी मीडियम, force in any medium that is equal to force in air upon K, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, जब आप किसी मीडियम में दो चार्जेस को रखोगे तो जो एयर में उनके बीच में जो फोर्स लगा उसका अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर दोगे तो उस मीडियम में आ जाता है। जैसे ही आप किसी चार्ज को मेटल में रखते हो उनके बीच का नेट फोर्स 0 हो जाता है, बिकॉज क्या होता है, मेटल में वो न्यूट्रल हो जाएंगे तुरंत। मेटल में कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होते हैं उनके बीच का फोर्स कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि मेटल उनको अलाउ कर देगा चार्ज के ट्रांसफर को एक दूसरे के, एक प्लस क्यू लिया एक माइनस क्यू लिया, तो वो न्यूट्रल होने की टेंडेंसी आ जाएगी। तो आप बोलोगे इसका इनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, 0, और वो फोर्स 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, ये हैज टू बी इनफाइनाइट। ओके सर। तो याद रखें आप कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट, काफी है। नेक्स्ट सर इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें दो स्फेयर्स को हमने रोप से एक ही पॉइंट से हैंग किया हुआ था और दोनों पे सेम चार्ज था, इसलिए वो रिपल्शन शो कर रहे थे और इक्विलिब्रियम पे आ गए, और दोनों रोप्स के बीच में 60 डिग्री है और हमें रोप की टेंशन बतानी है। सर इसका आंसर तो आ गया, लेकिन जब टेंशन को कंपोनेंट्स में अगर हम तोड़ें तो दो आएंगे, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। करेक्ट। तो साइन थीटा वाला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा वाला क्या, जो ऊपर की क्यों तरफ बेटा, लग रहा है। उनका वेट नहीं, वेट से बैलेंस नहीं करोगे, वेट नहीं लगा होगा चार्ज पार्टिकल का। अच्छा हाँ, ये तो स्फेयर है। स्फेयर नहीं भी होता तो भी मास तो होगा ही ना बेटा। तो सर पॉइंट चार्जेस का कहाँ होता है? ओ कौन बोला ये, कौन बोला पॉइंट चार्ज का मास नहीं होता? चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। डायमेंशंस नेग्लिजिबल होती है बेटा। ओके सर। एनी अदर डाउट्स, एनी अदर स्टूडेंट्स? अमन बेटा तेरे डाउट है क्या, कि बस क्वेश्चन नोट करके रखे हो तूने? सर मुझे क्वेश्चन पढ़ो सर, मैं डाउट जिस क्वेश्चन में। नहीं पढ़ेगा नहीं, जैसे इन लोगों ने पूछे ना वैसे अपनी भाषा में समझाएं जरा। हाँ सर समझा देता हूँ। एक बॉडी पर 2 माइक्रोकूलम का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है सर, उसमें प्रोटॉन्स दे रखे हैं 2.25 × 10 की पावर 12 प्रोटॉन्स दे रखे हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सर क्या बताऊं मैं? सर इसका ना आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब इसका आंसर गलत आ रहा है, या तो मतलब आंसर कुछ और दे रखा है इसमें, ऑप्शंस में नहीं है सर। अमन तेरे से आंसर मैच नहीं कर रहा है, तेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहा है? सर मैंने क्वेश्चन किया है सर, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है एक्चुअली। क्या आंसर आ रहा है तेरा? सर मेरा आ रहा था 1.475 × 10 की पावर 11। बाकी लोग? सर 10 to the power 13।
बाकी वो 1.475। एनीबॉडी एल्स? हो सकता है आंसर में कुछ करेक्शन हो, अगर प्रोसेस आपका सही है तो मेरे हिसाब से दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे सामने वो क्वेश्चन है तो आई कैन से कि तो बस प्रोसेस क्या देखो भैया, उसने बोला नेगेटिव चार्ज दे रखा है, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी Me के बराबर। तो यहाँ से आपको क्या देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ये केवल नेगेटिव चार्ज दे रखा है, मतलब इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने प्रोटॉन है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे जो एन यहाँ से निकल के आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बता सकते हो, ये प्रोसेस होगा। बाकी आप देख लो आंसर गलत है सही है, दैट्स नॉट द केस। अब वो ठीक है भाई, आंसर लाना कोई धर्म वाली बात नहीं है अपनी, अपन को तो सिंपल बताना है कि प्रोसेस क्या है। तो जो Q नेगेटिव चार्ज दे रखा है उसको किससे इक्वेट कर दोगे, Ne से, और n की वैल्यू निकालोगे, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज है। बाकी जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए भी होंगे, उसके अलावा इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके निकालेंगे, वो जो नंबर आएगा दैट विल बी द आंसर। यस सर 1.475 इंटू 10⁻13 आया है मेरा तो। ठीक है देख लो, और आंसर क्या दे रखा है, 3.5 समथिंग करके दे रखा है। हाँ बेटा, तो तुम लोगों ने ऐड नहीं किया, तुमने सिर्फ एक्स्ट्रा लिखी है, n निकाल के रख दिया केवल। नहीं सर, ऐड कर रहे हैं दोनों। श्योर हो? यस सर, यस सर। करवा दीजिए सर तो वो मैं बोल देता हूँ। 10⁻12 लेकर अगर ऐड करेंगे तो सही आ जाएगा वही आंसर, वो शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है। मे भी हो सकता है, खैर प्रोसेस समझ जाओ, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, एनी अदर डाउट्स, एनीबॉडी एल्स? बाकी लोगों ने मतलब डीपीपी सॉल्व नहीं किए हैं? चलो अच्छा भाई, क्लासेस किस किस की हो गई हैं, फिजिक्स के अलावा और किसकी क्लास चल रही है? सर बॉटनी की क्लास लग रही है, और बॉटनी क्लास, और एक केमिस्ट्री की भी लगी थी। केमिस्ट्री किसने लिया? सर वो नए से सर थे, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। नाम भी नहीं बताया? सर नागिया सर थे। क्या अच्छा, नागिया सर थे? यस सर। ओके, तो कहाँ तक बात हो गई थी, जरा बताएं कोई, लास्ट चीज क्या हुई थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएंगी सर आपने, उनकी प्रॉपर्टीज। अच्छा चलो, तो अभी तक हमने बात की थी पॉइंट चार्जेस की वजह से, ठीक है। किसकी बात की थी, पॉइंट चार्जेस या ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बताया था, या फिर आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा था, और उसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी, ठीक है। तो अब आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले पॉइंट चार्जेस की जगह पे हम बात करने वाला है कंटिन्यूअस चार्जेस की वजह से। जैसा कि अगर आपको याद हो, है ना, हमने बात की थी ग्रेविटेशन में, पहले हमने पॉइंट मासेस की बात की थी, फिर कंटिन्यूअस मास सिस्टम का एग्जांपल देखा था। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सर एक बॉडी होती है और पूरी बॉडी पे मास दे रखा होता है, एक रॉड हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, या कोई भी एनी अदर आर्बिट्री शेप की आपकी कोई बॉडी हो गई, ठीक है। अब वो पॉइंट चार्ज नहीं है, उस पे कूलम्स लॉ डायरेक्टली वैलिड नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, बस इतना, डायरेक्टली कूलम्स लॉ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम में आपको पता है, जैसे वहां पे हमने लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन की थी, रोटेशन में भी डिफाइन की थी, ग्रेविटेशन में भी डिफाइन की थी। तो अगर कोई लाइन चार्ज है, अगर कोई लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज का मतलब समझो एक वायर है, समथिंग लाइक दिस, इस वायर पे आपने क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मान लो कितना चार्ज ले लिया, Q, तो आप बोलते हो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज
टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अगर एल लेंथ है इस वायर की तो आप बोलोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, सॉरी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया, हमें एक यूनिट लेंथ में चार्ज पता चल जाता है, तो उससे अगर हमें यूनिट लेंथ में चार्ज पता होगा तो हमें उससे क्या होगा, अगर मुझे 1 मीटर लेंथ का चार्ज बताना है तो आप क्या करोगे, इंटू 1 मीटर कर दोगे। 2 मीटर का पता करना है तो उस डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 मीटर का पता करना है तो इंटू 10 कर दोगे, मतलब उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करके आप पूरी लेंथ का चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे दैट इज, अगर इसकी यूनिट निकालने जाएं तो यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सिर्फ चार्ज डेंसिटी बोल दिया जाता है। या तो आपको बॉडी के स्ट्रक्चर से बताना होता है कि कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर होगी, सरफेस होगी, वॉल्यूम होगी, या फिर उसकी यूनिट पढ़ के भी हमें कई बार पता चलता है कि ये कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। समटाइम्स आपको ये नहीं बताया जाता कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या फिर आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो अगर लाइन चार्ज है तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू q by l। सिमिलरली अगर कोई सरफेस एरिया है ना, ये सरफेस एरिया पे मैंने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो q चार्ज सरफेस को दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है वो होता है सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। and that is equal to total charge upon total area। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, वायर ले सकते हो, रिंग ले सकते हो, थिन रिंग। रिंग में भी क्या होगी, पूरी लेंथ में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या ले सकते हो आप, हॉलो स्फीयर ले सकते हो, और थिन डिस्क ले सकते हो। डिस्क में भी केवल क्या होगा, सरफेस होगा जिसकी थिकनेस नहीं होगी। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही आप बोल सकते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये तो पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। थर्ड क्या बोलते हो, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए जो डिफाइन होता है वो होता है रो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। और इसके अगर यूनिट की बात करें तो क्या आएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। क्या आएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। मतलब सॉलिड स्फीयर ले लिया, सॉलिड सिलेंडर ले लिया, पूरे यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसे हम इसकी चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। अगर हमें पर चार्ज डेंसिटी पता होती है तो हम टोटल लेंथ में निकाल सकते हैं, टोटल एरिया में निकाल सकते हैं चार्ज कितना होगा, टोटल वॉल्यूम में चार्ज निकाल सकते हैं। जितना भी वॉल्यूम होगा उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एरिया का चार्ज आ जाएगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस लेंथ का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें समझना चाहिए कि हमें जब बड़ी बड़ी बॉडीज को डील करना है तो हमें चार्ज डेंसिटी काफी हैंडी होगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा समझ के चलेंगे। अब जरा आप बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक थिन रॉड है, थिन रॉड में आपने, या वायर ले लो, रॉड ले लो, जैसा भी आपको लेना। ठीक है, थिन रॉड है, इस पे टोटल चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल। मुझे ये बताना है इस एंड से ए डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब देखो अगर पॉइंट चार्ज होता, क्यू पॉइंट चार्ज होता तो आप बोलते उस क्यू से ए डिस्टेंस पर होता तो आप के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख देते या ए स्क्वायर लिख देते। ठीक है, तो इसको भी आर ले लेते हैं। अब ये क्या नहीं है सर, ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो आप लाइटली कूलम्स लॉ वाले फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या है, इंटीग्रेशन यूज होता है ना। तो आप क्या करोगे सर, इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ कितनी मान ली, dx। कितनी डिस्टेंस पे जाके, x डिस्टेंस पे जाके इस dx पे एक dq चार्ज होगा। इस dq की वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो dq क्या होगा,
लैम्डा लैम्डा इनटू इसकी लेंथ कितनी है dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू इट्स लेंथ विल बी द टोटल चार्ज ऑन दिस एलिमेंट। ठीक है, जहां नहीं समझ में वहीं रोक देना। मैंने कहा लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इनटू dx। ये तो आ गया इस पॉइंट चार्ज की, ये जो एलिमेंट है ये बहुत छोटा सा, इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो अवे होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोल दिया छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हमने क्या बोल दिया d। तो दिस d की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू k। q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है dq, और बाय डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x। तो इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है kq/r², वो फॉर्मूला मैंने यूज किया k इनटू इस पॉइंट चार्ज का चार्ज अपॉन इस पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ऐसे ही ढेर सारे पॉइंट चार्जेस होंगे पूरी रॉड में, होंगे कि नहीं होंगे, सबकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उनका वेक्टर सम कर दो। अब आप देखिए सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी। तो वेक्टर सम करते टाइम हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हैं, बिकॉज़ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, आप सिंपली उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है कि आप सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दीजिए। तो आप बोलोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dE, दैट इज k dq by x²। dq की वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ k q by l dx by x²। यहाँ पे वेरिएबल कौन है dx, मतलब x वेरिएबल है यहाँ पर, तो x की लिमिट रखना पड़ेगा। पहला एलिमेंट मुझे मिलेगा यहाँ पर जिसकी लेंथ यहाँ से कितनी होगी r। ऐसे ही सारे एलिमेंट काउंट करेंगे तो लास्ट एलिमेंट मुझे कहां मिलेगा, लास्ट पॉइंट चार्ज यहाँ पर, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कहां तक होगी l+r। तो मतलब आप बोलोगे ऐसे सारे एलिमेंट्स को मुझे काउंट करना है जो कि r इस पॉइंट से r डिस्टेंस से लेके l+r डिस्टेंस तक रखे हों। मैंने कहा देखिए k कांस्टेंट है, q एक कांस्टेंट है, और l रॉड की लेंथ है, कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट बाहर रख लो तो अंदर क्या बचेगा 1/x²। 1/x² का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू -1/x। तो वैल्यू पुट कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी kq/l। 1/x² का इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो सीख लो भाई साहब, 12th में बहुत परेशान करेगा अगर डेरिवेशन नहीं बनेंगे, अगर आपको इंटीग्रेशन अभी भी नहीं आते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं। वैल्यू पुट कर दो, तो दैट इज इक्वल टू kq/l -1/l+r, माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस प्लस कर देगा अपॉन 1/r। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। So this is how you have to calculate the electric field or the force due to continuous charge systems। ये मैंने उसमें सबसे सिंपल एग्जांपल ले लिया, जब आपको क्या दे रखी है, एक रॉड दे रखी है जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो। आई होप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस पूरे प्रॉब्लम में। सिमिलर प्रॉब्लम हमने ग्रेविटेशन में कर रखी है, सेम यही स्टेप थे, वहां पे मास था, यहाँ पे चार्ज है। हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं सेंटर ऑफ मास निकाला था तब भी हमने कुछ यही अप्रोच अपनाई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं हम पहली बार कर रहे हैं, इस टाइप प्रॉब्लम्स हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि आपको ऐसे कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपने नोट में नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अपने आप प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। पेन चलाएंगे तभी आप बनाएंगे, ठीक है। मैंने कहा एक और प्रॉब्लम देख लें, काफी स्टैंडर्ड है, जो काफी बार पूछी जा चुकी है 12th बोर्ड में, स्पेशली उसका डेरिवेशन, वो हम करने जाने वाले हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग, थिन सर्कुलर रिंग बोल दो या थिन रिंग बोल दो, आपने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये देखिए ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग है, राइट। सर हाँ बोलो बेटा। सर पहले वाले एग्जाम्पल में हम सेंटर ऑफ मास से नहीं कर सकते? नहीं, सर क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन में भी नहीं कर सकते थे।
ग्रेविटेशन में भी एक क्वेश्चन आया था कि हम सेंटर ऑफ मास मान के नहीं कर सकते, तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मैंने आपको कितने बार, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए बनाया था। ओके सर। ठीक है, हर जगह मुझको यूज नहीं कर सकते। चलिए, मैंने बोला इस एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, क्यू चार्ज दे रखा है, मान लो कितना क्यू। आपने बोला कि सर इसके सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस है, इस एक्सिस में इस सेंटर से x डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। मान लिया इस रिंग का आपको रेडियस भी दे रखा होगा और उस रेडियस की जो वैल्यू है वो है r। यार ये भी ब्लू नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। ये रेडियस कितना दे रखा है r, इस रिंग का जो रेडियस दे रखा है वो r दे रखा है, ठीक है। तो जरा देखिए, इसमें सीधी सी बात है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर का वो है, आप सकते हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वायर है जिसको आपने सर्कुलर बना दिया, बस है तो वो वायर ही ना। तो आप बोलोगे सर इसके लिए क्या डिफाइन होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी, हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लैम्डा। खैर, मैंने कहा जरा देखो, इस पूरे रिंग को छोटे 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 एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैंने कहा एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया लेंथ का, उसकी जो लेंथ ले ली कितनी ले ली, dl ले ली, कितनी ले ली, dl। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl, ठीक है। आप बोल सकते हो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा इस एलिमेंट पे, dq। छोटा सा एलिमेंट को मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने कहा सर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर मैं निकाल सकता हूं बहुत आराम से। ये पॉइंट चार्ज है जो छोटा सा एलिमेंट लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप बोलोगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम दिस, इधर के इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा DE। मान लीजिए ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अब जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, इस रिंग से ये वाला पॉइंट की जो डिस्टेंस है, कोई सा भी पॉइंट रिंग का उठा लो, उससे उस पॉइंट की जो डिस्टेंस आने वाली है वो सेम आने वाली है, इस चीज को ध्यान रखें। ये जो रिंग है, इस रिंग से ये वाला जो पॉइंट है, P मान लो, A मान लो, जो भी मानना है, इसके हर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस आने वाली है वो सेम आने वाली है, आप रख के देख लेना, ठीक है। रिंग है, हर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कैसी होने वाली है, सेम होने वाली है रिंग के हर पॉइंट से। मतलब जितने भी पॉइंट चार्जेस आप इस पे मानोगे, एलिमेंट मानोगे, सबसे इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट की कैसे आने वाली है, कांस्टेंट आने वाली है। और उसकी वैल्यू आप बोल सकते हो, मैं स्मॉल r बोले दे रहा हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू r² प्लस x²। आई होप इसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बेस है आपका x और पेंडिकुलर r है, तो ये हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट करोगे तो r की वैल्यू आएगी √r² प्लस x²। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछने जाएगा तो आप बोलोगे सर पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, k इनटू चार्ज, इसका चार्ज कितना माना है आपने, dq अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है r, उसका स्क्वायर। अब ऐसे ही सारे एलिमेंट लेते जाओ और सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाओ। आप बोलोगे और सबको क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, अब डायरेक्शन सेम नहीं आएगी, सबकी अलग अलग आएगी। आपने बोला एग्जैक्टली इसके एक ऑपोजिट एक और पॉइंट चार्ज लोगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जरा देखो वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। इस पॉइंट चार्ज के एग्जैक्टली एक ऑपोजिट पॉइंट होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी। अब जरा समझने की कोशिश करना कि सर मैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करूं, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इसके डायरेक्शन नीचे, कंपोनेंट कर रहा हूं मैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा DE sin थीटा और ये है DE cos थीटा। सिमिलरली इस DE के अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो एक तो इसी डायरेक्शन में आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। और अगेन अगर ये थीटा है तो आप बोलोगे ये एंगल भी कितना निकलेगा, थीटा। आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आप बोलोगे ये वाला जो कंपोनेंट निकलेगा ऊपर वाला वो आएगा DE sin थीटा,
और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो एक और आएगा डी कॉस थीटा। आप जरा देखो, मैंने कहा ऐसे सारे एलिमेंट आपको ऐड करने हैं, लेकिन ऐड करते करते टाइम मुझे क्या पता चला, इसके ऑपोजिट एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ रहा होगा तो उसके ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे, और ये वाले कंपोनेंट आपको ऐड कर रहे होंगे। सिमिलरली एक एलिमेंट ऐसा होगा उसके ऑपोजिट भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। दूसरा पॉइंट लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट, उसके भी एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा, मतलब हर पॉइंट पे ऑपोजिट एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जिसकी वजह से ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे हर पॉइंट का केवल cos थीटा वाला कंपोनेंट ही ऐड करना है, क्योंकि sin थीटा वाला तो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो अगर मुझे इसका d cos थीटा ले लूं, दूसरे का d cos थीटा ले लूं, तीसरे का ले लूं, चौथे का ले लूं, सबका d cos थीटा ऐड कर दूं तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। और सारे d cos थीटा क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसी डायरेक्शन में, तो मुझे ऐड करना भी इजी हो जाएगा। सबके सबके जो cos थीटा वाले कंपोनेंट आएंगे वो एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो मुझे ऐड करना भी इजी हो जाएगा। तो मुझे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ध्यान रखेंगे, दैट इज दी डीई cos थीटा का इंटीग्रेशन। बस यही इसमें बताना था, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बाकी आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, वैल्यू रख दो। डीई की वैल्यू क्या थी, k डी क्यू बाय आर स्क्वायर। cos थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू है x और हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज r, और उसका इंटीग्रेशन करना है। अब जरा आप देखो, k कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, हर पॉइंट से जो डिस्टेंस r आने वाली ये भी कांस्टेंट है, x का सेंटर से डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे कोई भी पॉइंट ले लो, सेंटर से डिस्टेंस तो रिंग का हमेशा x रहेगा, मतलब x भी कांस्टेंट है। तो अगर आप बाहर निकालोगे तो k x बाय r क्यूब, अंदर बचेगा d क्यूब। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, अरे भाई डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सारे पॉइंट चार्जेस का अगर आप डी क्यू ऐड करोगे तो क्या जाएगा, टोटल क्यू। तो मुझे ज्यादा लिमिट वगैरह रखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मालूम है डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टोटल चार्ज, दैट इज कैपिटल क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, के इंटू कैपिटल क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन किया, इंटू एक्स अपॉन आर, आर रख दो, आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर 3, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये पावर 1/2 है और इसकी क्या करनी है, क्यूब करना है, तो वो कितना जाएगा 3/2। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग at a point on the axis of the ring at a distance of x from the ring, that is kqx upon r square plus x square की power 3/2, where r is the radius of the ring and x is the distance from the center of the ring, उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। हाँ, डेरिवेशन मैंने आपको स्टेप बताए होते हैं, हमेशा क्या रखना, बोर्ड्स में आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, वो चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Consider a uniformly charged circular ring of radius r, a capital Q charge is given to the ring, let a point at a distance of x on the axis of the ring। ये सब लैंग्वेज आपको खुद लिखनी पड़ेगी, तब जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए कहता हूँ अभी से प्रैक्टिस करो डेरिवेशन की विद लैंग्वेज। ज्यादा शाणे बनोगे ना, अगर स्टेप स्टेप करोगे तो भाई साहब बोर्ड्स में एकदम तोते उड़ जाने हैं। इसलिए विद लैंग्वेज, लैंग्वेज वगैरह आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, एनसीईआरटी मिल जाएगी, नहीं तो मैं तो सिंपल सी बात है यार, अपनी समझ से लिख सकते हो। एक रिंग को कंसीडर करना है, उसको चार्ज दे देना है, लेट अस अज्यूम अ पॉइंट P which is at a distance of x from the center of the ring lying on the axis of the ring। ये सब लैंग्वेज आप जितनी ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स सॉलिड हो जाते हैं। स्टेप मैंने आपको पूरे समझा दिए, स्टेप आपको ये फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ये रिजल्ट आपको याद रहना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्योंकि मुझे बोर्ड में थोड़ी स्पेस चाहिए होगी।
जिनको मैं स्क्रीनशॉट लेने की बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अमन कॉल जैसे जो एकदम मेहनती लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ अपने फोन में रखें नहीं, उनको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लिया करें तुरंत की तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, मैंने कहा सर जरा फिर से बात कर लेते हैं इस रिंग की। एक क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया किसी भी पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस एक्स पर है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? आपने देखा था सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ रहे थे, तो उनका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी वो भी अलोंग द एक्सिस थी, क्योंकि ये प्लस चार्ज दे रखा था तो अवे फ्रॉम द रिंग आती। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द सेंटर आती है, टुवर्ड्स द रिंग आती। अब इस रिंग के देखिए ये दो, एक इस साइड वाला पॉइंट हो गया, एक इस साइड वाला पॉइंट हो गया, राइट। तो जब आप इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है। सिमिलरली जब आप इधर कहीं आएंगे इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेन अवे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। मतलब अगर आप देखेंगे इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन माना, एक्स एक्सिस माना, तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, उधर है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। तो रिंग को जैसे ही क्रॉस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो यहाँ पे कैसे हो जाएगी? नेगेटिव एक्सिस की तरफ हो जाएगी, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द रिंग होती, तो इधर इधर की तरफ होती, इस वाले पॉइंट्स में इधर की तरफ होती। तो रिंग के एक साइड दूसरी डायरेक्शन में होता है और दूसरी साइड दूसरी डायरेक्शन में होती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें, डायरेक्शन चेंज होती है। दूसरा, मैंने कहा कोई पूछे एट सेंटर ऑफ द रिंग कितना आएगा, तो सेंटर ऑफ रिंग की बात करेंगे मतलब कितना हो जाएगा? आर की वैल्यू 0 रख दो। इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू 0 रख दो तो सेंटर का आएगा। तो बताएगा रिजल्ट कितना आएगा? एनीवन? सर आर तो के रेडियस है ना? के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। देखो आने आंसर भी ले आया, तानिया भी लेके आ गई। सर 0 जीरो। सर आर तो रेडियस है, वो 0 जो। हाँ भैया, सेंटर पे आर की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, सेंटर पे क्या रेडियस ऑफ द रिंग 0 हो जाएगा। आंसर ले आए तुरंत। क्या 0 होगा सर? x 0 होगा, सेंटर से डिस्टेंस 0 होगी पॉइंट की, मतलब x 0 होगा। जब x 0 रखोगे तो देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे जैसे 0 रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएगी? 0। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? 0। ध्यान रखें इस बात को। चलिए, इसका मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के पर्पज से भी और बोर्ड के पर्पज से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का। जैसे जैसे आप पॉइंट दूर जाते जा रहे हो या पास आते जा रहे हो तो एक्स की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा बता रहा हूँ। जब आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे जाती है। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सेंटर पे कितनी हो जाती है? 0। बढ़ेगी, बढ़ने का मैक्सिमम जाती है और फिर घट के इनफाइनाइट पे जाती है, 0 होगी फिर से। सिमिलरली आप बोलोगे यहाँ पे जब जाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। ग्राफ दोनों देखिए सिमेट्रिक दिखेंगे, बस ये क्या है, इधर अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव मानोगे, इस डायरेक्शन में आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स में, तो भाई साहब नेगेटिव एक्स में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी मानोगे? नेगेटिव मानोगे, है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये ग्राफ जो बनता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे होती है? मैक्सिमम होती है। ये जो दो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? मैक्सिमम। हमने कहा मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो वेरिएबल कौन सा है? एक्स है ना, तो आप बोलोगे मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका क्या होता है? डी बाई डी एक्स लो, सबसे पहला स्टेप होता है और उसको 0 रख दो। सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आती है वो आएगी प्लस माइनस r बाय रूट 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी आती है? मैक्सिमम आती है। एक बार x की वैल्यू प्लस r बाय 2 मतलब यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर मतलब माइनस r बाय 2। इन दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कैसा आएगा? मैक्सिमम आएगा। आपको पूछेगा सर कितना होता है मैक्सिमम? x की वैल्यू r बाय रूट 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपको याद होने चाहिए कि सर इन दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है फॉर दिस सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग के लिए ये सारे पॉइंट्स काफी हैं।
ठीक है, सारे के सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए। मोस्टली जो पूछा जाता है वो डेरिवेशंस आते हैं और कुछ सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं फॉर्मूले बेस पर, बोर्ड्स के लिए अगर मैं बात करूँ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर सर x को 0 रखेंगे तो x को सर इनफाइनाइट रखेंगे तो सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी? बिल्कुल, करके देख लो। टेंडिंग टू 0 आ जाएगी या नॉट डिफाइंड आ जाएगी, एक ही बात। कौन था ये, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर मैं शुभम। शुभम, ये शुभम कौन है? सैनरीटा या कोई और? नहीं, सैनरीटा तो हमारा राज है। राज है क्लास में? यस सर प्रेजेंट हूँ। पढ़ रहे हो या फिर आज चैटिंग नहीं कर रहे हो? सर क्या? आज चैटिंग नहीं कर रहे हो? नहीं सर वो क्लियर नहीं थी ना उस टाइम, इसलिए लिखा था बस। हाँ सही बात है। मैं शुभम को रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ। शुभम कौन सा बैच में हो? सर यमुना विहार वाले बैच। अच्छा यमुना विहार से। अच्छा यमुना विहार के भी बच्चे हैं क्या यहाँ पे? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो यमुना विहार वालों को स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी डाउट हुआ करे तो बेझिझक पूछ लिया कीजिए, ठीक है। मैं ऐसा सीधा साधा सा मास्टर हूँ, डांटता पीटता नहीं हूँ। थोड़ी सी बेइज्जती के साथ आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी बेइज्जती एक्सेप्ट कर लीजिए, बट आंसर आपको मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात रहेगी। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि जो लक्ष्मी नगर वाले जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन पूछ लें और आप बिल्कुल भी नहीं पूछें, ठीक है। बेझिझक होके बिना बिना सोचे समझे आप पूछ सकते हैं। बाकी तो सब अच्छा ही है, क्या ही कह सकते हैं। चलो तो अब बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे वो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली गॉस लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, क्वेश्चन हमेशा आता है इससे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन आए नहीं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है आप कह सकते हो। इस गॉस लॉ से पहले एक छोटा सा टर्म मुझे पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जरा देखते हैं। मैंने कहा सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी आती है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने बोला कि सर यहां पर एक एरिया बनाया, एक ऐसे आर्बिट्ररी एरिया ड्रॉ किया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये कितना एंगल बना है, थीटा एंगल। एक एरिया लिया, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, या आपने एक सरफेस एरिया लिया कुछ ऐसा, ठीक है, जो वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा हो या इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा होगा, एक ही बात है, ठीक है। तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होके जा रही हैं, आप जरा देखो। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस होके जा रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो उससे जाएंगी। तक दैट ये लाइन टिप से ऐसे मैच कर रही हो। मतलब अगर मैं उसका ये वाला कंपोनेंट, देखो इस एरिया के दो कंपोनेंट ले सकता हूं, एक तो ये और एक ये। जब ये एरिया ऐसा होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे पैरेलल निकल के जाएगी, उसको क्रॉस नहीं करेगी इस वाले कंपोनेंट से। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस वाले कंपोनेंट से पास होके जाएंगी, तो आप बोलोगे वही आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी किसी एरिया से पास होने वाली। और आपको बता दो अगर एरिया बहुत छोटा होता है तो वो एरिया वेक्टर कहलाता है, अगर एरिया बहुत बड़ा होता है तो हम उसको स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। हम छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, मैंने ड्रॉ इसलिए समझाने के लिए किया है। तो बेसिकली अगर आप बोलते हो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है, जो सरफेस होता है उसके, अगर ये छोटा सा एरिया ले लें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है,
सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखें, ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ ले रखी है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कितना एंगल बनाना होगा, ये एरिया वेक्टर जो है वो थीटा एंगल पे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ds वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, उनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E into ds into cos थीटा। ds के उस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। देखिए कोई भी एरिया के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये एक एरिया है, इसके एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, एक अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले पोर्शन से क्रॉस हो रही होंगी वही तो ये एरिया से क्रॉस हो रही होंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम इस एरिया की बात कर ले, इस वाले कंपोनेंट की बात कर ले, या इस पूरे एरिया की बात कर ले, एक ही बात है, दोनों से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, क्योंकि इस कंपोनेंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही, क्योंकि ये तो पैरेलल ही हो गया। पास होने का मतलब समझ रहे हो ना, उसको भेद के जाए, तो ये तो अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो उससे पास होने का तो सवाल ही नहीं है, सरफेस कैसे अलोंग दी निकल जाएंगी। तो हम बोलते हैं सर ये जो सरफेस एरिया है उसका ये वाला कॉस कंपोनेंट ले लें, उससे उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू ई, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम ई डॉट ds भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी एरिया को क्रॉस कर रही हैं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं देखें, ये तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर या स्केलर, स्केलर होगी, कैसी होगी, स्केलर होगी। दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा आता है, स्केलर रिजल्ट आता है। वेक्टर्स आने चाहिए मुझे, पहली क्लास से बोल रहा हूँ, वेक्टर्स एंड कैलकुलस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे 12th में सिर्फ और सिर्फ वेक्टर हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, और कोई इसकी एसआई यूनिट अगर मुझसे पूछेगा तो यूनिट की वैल्यू कितनी बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपकी यूनिट भी हो गई अगर कोई पूछता है तो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको पता होना चाहिए, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ध्यान रखें सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, ऊपर या नीचे। तो हम हमेशा डायरेक्शन कौन सा लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के एरिया में, मतलब डायरेक्शन में आ रही हो जनरली। ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी वाली की डायरेक्शन नहीं, तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रही हो तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, हम दोनों चॉइस कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला ही लेते हैं। क्या ज्यादा परेशान नहीं हो इसकी वजह से। ये जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ क्या लिखता है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लो फिर बात करेंगे। गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स लिखने प्लीज, total flux through a closed surface, total flux through a closed surface is equal to the 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught times of, बेटा कोई नया बच्चा है स्टार्ट करके प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। 1 by epsilon naught times of total charge enclosed, 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed the surface. Statement, I think that's very clear. In the total flux enclose the surface. Okay sir. Sir, total flux through a, चावला जी पहली लाइन पे अटक गए हो तुम। yes sir, total flux through a, किसकी बातें सुनने लग गए थे, कहाँ ध्यान भटक गया था, किसी का वीडियो ऑन हो गया तो उसी को देखने लग गए थे क्या? नहीं हाँ,
हाँ जोशी कुछ बोलना चाह रहा है? चलो टोटल फ्लक्स टू अरे मेरे को बोल लेने दे। The total flux through a closed surface is equal to the 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed the surface. सही स्टेटमेंट पूरा लग रहा है ना? मैं कुछ मिस तो नहीं किया? एक बार पढ़ते देखो, स्टेटमेंट सही दिख रहा है स्टेटमेंट वाइज? ऐसा लग रहा है टूटा फूटा सा हो। सर कहीं परमिटिविटी थी क्या? अरे 1 by epsilon naught बोल दिया ना बेटा। अच्छा एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होगी ना, ठीक है। अब जरा देखो समझ जाइए, तो स्टेटमेंट हो गया, ये आपको लिखना ही लिखना है, आपको रटना ही रटना है, जैसा भी आप कर सकते हो, याद रहेगा, समझ में आ गया होगा तो आप स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर रट के लिखना पड़ेगा, रटने वाली चीजें आपको याद रहेंगी नहीं, ये मुझे मालूम है। तो इसने क्या बोला, एक क्लोज सरफेस, सबसे पहले तो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है जैसे एक शेल है, हॉलो स्फीयर है, एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। एक हॉलो सिलेंडर है, एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। इस टाइप के सरफेस को हम क्लोज बोलते हैं। ये प्लेन जो है ये ओपन सरफेस है, ये बोर्ड जो है वो सरफेस है लेकिन कैसा है, ओपन, ये क्लोज नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज तो क्लोज का मतलब समझ लो। क्लोज मतलब इस तरीके से बंद होगा, उसके अंदर आप एरिया मतलब जगह होगी जहां पे आप चीजें पुट कर सकते हो। The total flux through a closed surface is equal to the 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed in the surface, enclosed the surface. इसका मतलब क्या है, इस पूरे सरफेस का जो फ्लक्स होगा, इस पूरे सरफेस से जो फ्लक्स होगा, that is equal to the total charge enclosed by epsilon naught. Total flux through this closed surface is equal to the q enclosed by epsilon naught, 1 by epsilon naught times of the q enclosed. अब q enclosed का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे पॉइंट चार्जेस कितने हैं, 1 2 3 4। तो q enclosed का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, सॉरी मैं यहाँ इंडिकेशन जो d5 थी, इंडिकेशन लगा देता हूँ। ये तो एक छोटे सरफेस की बात कीजिए, टोटल सरफेस मतलब इंडिकेशन लगाना जरूर है। तो एक तो मुझे मालूम है Q इनक्लोज क्या होगा, यहाँ पे Q इनक्लोज का मतलब होगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। Q इनक्लोज का मतलब है वो वाला चार्ज जो इसके अंदर होगा। Q1 इसके अंदर है, माइनस Q2 इसके अंदर है, Q3 इसके अंदर है, Q4 इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें, प्रॉपर साइन के साथ उन चार्ज को ऐड करके जो नेट चार्ज आएगा उसकी बात हो रही है Q इनक्लोज। 5 Q enclosed by epsilon naught, this is Gauss law। अब मुझे मालूम है कि phi होता क्या है, phi is equal to integration of E dot ds, that will be equal to Q enclosed by epsilon naught। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो, इसको हाईलाइट करके, this Q enclosed is the total charge inside the surface। ये केवल अंदर वाला चार्ज है। कौन सा चार्ज है, अंदर वाला चार्ज है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ये E डॉट ds इक्वल टू, जब आप ऐसा लिखोगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू Q1 Q2 Q3 एंड Q4 एज वेल। तो इसको हाईलाइट करके लिख लो कि जब इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो ये राइट हैंड साइड पे जो Q इनक्लोज है दैट इज ओनली इनसाइड द सरफेस वाला चार्ज है, जबकि किसी पॉइंट पे इस फॉर्मूले को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा रही होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर जितने भी चार्जेस वहां प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी उसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन दिस फॉर्मूला द Q enclosed is only the charge inside the surface, but electric field is due to all the charges including the charges which are outside the surface। Q4 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें काउंट हो रही होगी, एंड यस इस फॉर्मूले को लेके आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करेक्टली फाइंड करेंगे, ध्यान रखें। आप ये मत सोचना सर इसमें केवल Q इनक्लोज था तो Q4 की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काउंट हो जाएगी, सर वो फॉर्मूला ध्यान रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी किसी पॉइंट पे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, नो मैटर वो अंदर प्रेजेंट है या बाहर। पर हाँ, इस फॉर्मूले में जब Q इनक्लोज रखा जाएगा तो केवल कौन से चार्जेस की बात की जाएगी, केवल अंदर वाले चार्जेस की बात की जाएगी। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें आपने उसमें कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, आइदर बाहर वाले या अंदर वाले सारे चार्जेस में इंक्लूड होंगे।
तो इस गॉस लॉ का जो यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने में ही करते हैं। ठीक है, काफी हैंडी है, देखेंगे किस तरीके से हैंडी है। कई कुछ कॉन्फ़िगरेशन के हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जाओ बेटा। सर जो आपने क्यू बताया वो बताया कि अंदर वाले चार्ज होगा और लेकिन इलेक्ट्रिक नेट चार्ज होगा सबसे वो सर इक्वल कैसे? क्यू बताया अंदर वाला चार्ज होगा, फिर क्या बोला तूने? सर जो आपने बताया फील्ड वाला होगा, जो ई आपने लिखा है वो नेट चार्जेस की वजह से होगा। नेट चार्जेस जो सारे हैं सब मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस, नो मैटर वो अंदर की बाहर। तो सर वो इक्वल कैसे हुए दोनों चीजें? इक्वल कैसे हुई? दोनों तो अलग अलग है ना सर। क्या हो गया? अलग अलग है ना सर, वो एक सिर्फ अंदर की तरफ से। इसका मतलब क्या है कि सर जब ई डॉट डीएस ले रहे होगे तो बाहर वाला जो ई डॉट डीएस क्रिएट कर रहा है वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहा होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना कैंसिल आउट हो रही है, ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही होगी पूरी पूरी। अरे ये देख Q4 की वजह से जब तू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेगा तो ऐसी आएगी, आया ना? सरफेस पे एंटर कर रही है एक जगह से। हाँ जी सर। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, तो आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है सिस्टम के अंदर और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से देखिए बाहर जा रही है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है। तो इस Q4 की वजह से फ्लक्स कितना आ गया इस सरफेस में? 0। कहीं पे भी पॉइंट ड्रॉ करके देख लो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है। जब एंटर करते टाइम अगर इनको पॉजिटिव काउंट करोगे तो बाहर जाते टाइम इनको नेगेटिव बोलोगे। हाँ सर, कैंसिल हो गया फिर 0 हो गया। तो इस Q4 का फ्लक्स 0 हो गया। फ्लक्स, हाँ सर। इस Q4 का फ्लक्स 0 हो गया, राइट? जी सर। तो इसीलिए फ्लक्स को काउंट करते टाइम आपने क्या बोला कि Q इनक्लोज चाहिए, बाहर वाले Q से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर वाले चार्ज कैसे देखो, Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे, अरे चलो Q1 की वजह से लेते हैं बाहर जाती हुई, यहां से निकली फिर बाहर जा रही है, क्या अंदर आ रही है? क्या इसको कैंसिल आउट करने वाली कोई दूसरी लाइन आ रही है अंदर? नहीं। यहां से ड्रॉ करके देखो सर, यहां देखो बाहर जा रही है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो सरफेस को केवल एक बार कट कर रही है, जबकि बाहर वाले चार्जेस से हमेशा सरफेस को 2 बार कट करेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो एक बार कट करे। तो एक बार अंदर जाती होगी तो एक बार बाहर जाती होगी। तो नेट समझ में आया सर। क्या हुआ सर? समझ नहीं आया आपने अभी क्या बताया सर, वो दोबारा बताना। कौन सा? ये Q4 की वजह से समझ में आ गया? हाँ सर, Q4 का समझ आ गया। जो अभी आपने अभी बताया ये लाइन जो Q1 से Q1 देखो, Q1 की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इससे निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को कितने बार कट की? केवल एक बार। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो कितने बार कट कर रही है? एक बार। जबकि Q4 की वजह से 2 बार कट कर रही थी, एक बार अंदर जाती हुई एक बार बाहर जाते हुए। तो एक दूसरे के ऑपोजिट थी। अंदर जाते हुए तो अगर पॉजिटिव मानोगे तो बाहर जाते हुए क्या समझना पड़ेगा? नेगेटिव। फ्लक्स 0 हो गया। एक सेकंड। सिमिलरली Q1 से देखो, Q1 से केवल ये बाहर जा रही है, अंदर आती हुई तो कोई ड्रॉ नहीं हो रही ना। जी सर, कैंसिल। तो वो कैंसिल आउट। अंदर वाले कितने भी चार्ज से ड्रॉ कर लो, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को केवल एक बार कट करेंगी। ठीक है, तो उनको कैंसिल आउट, तो उनकी वजह से फ्लक्स नेट काउंट होगा। जबकि बाहर वाले से कोई भी चार्ज उठाकर देख लो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी तो 2 बार। तो जब फ्लक्स काउंट कर रहे होगे तब आपने बाहर वाले चार्ज को काउंट नहीं करना। लेकिन इस फॉर्मूले में जब E डॉट ds काउंट कर रहे होगे, फ्लक्स निकालते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना क्यों हो रहा है? इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सरफेस पे, तो वो तो इस चार्ज की वजह से भी काउंट हो रहा होगा ना। जी सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो जो रिजल्ट आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही E नेट आ रहा होगा। उसमें तो Q4 की वजह से भी आएगा, Q1 की वजह से भी आएगा, Q2 की वजह से भी आएगा, Q3 की वजह से आएगा। ठीक है? ठीक है सर। सर तो जो आपने पहले वाली डायग्राम बनाई है उसमें भी तो वो एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, तो उसमें एक सेकंड कहाँ एंटर कर रहा है, कहाँ एग्जिट कर रहा है? वो एरोज जो आपने बनाए हैं फील्ड लाइंस के। हाँ बेटा, वो एक प्लेन सरफेस है, ये पेपर है। ये देख, ये पेपर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बार इसको कट कर रही है, अंदर जाते हो बाहर जाने के लिए तो इसको पहले 3D ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, तब अंदर जाएगी और बाहर जाएगी। अच्छा ठीक है। ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये इसको एक बार कट करके जा रहा है। कट करते यार ऐसे तो बोलोगे सर इस सरफेस को देखो, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, ये तुम ना बोलोगे यार। दिस इज वन प्रोसेस, एक बार कट करके बाहर जा रहा है ना। बाहर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये क्लोज है। कट करते टाइम तो हमेशा एक तरफ से जाएगा, एक तरफ बाहर जाएगा यार। तो ये तो एक सरफेस है। अगर मैं इसको एक राउंड, देखो ऐसा कोई क्लोज सरफेस बना दूं, अब जब यहाँ से एंटर करेगी तब देखो इस पॉइंट पर यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से अंदर बाहर निकलेगी, और फिर इस वाले को कट दो बार कट करेगी, ठीक है। तब आप बोलोगे ये जो अंदर वाला क्लोज सरफेस है उसमें अंदर बाहर से आई और बाहर निकल गई। कट करने के लिए आपको ये प्रोसेस तो होना पड़ेगा, इसको आप ये अंदर और बाहर नहीं कर सकते। ये एक बार कट किया, ये ऐसा सरफेस है। आई होप कुछ कुछ समझ में आ रहा हो। ये एक सरफेस है, कट करने के लिए इसको अंदर या बाहर नहीं बोल सकते, ये तो ओपन सरफेस है। अंदर और बाहर क्या होता है इसका? अंदर और बाहर क्लोज सरफेस के लिए होगा ना, समझ रहे हो? चलिए सर अगर कोई बाहर पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एंटर कर रही है, क्या पता वो वहीं टर्मिनेट हो जाए किसी नेगेटिव चार्ज पर अंदर। होने तो मुझे से क्या मतलब है? तो फिर नेट फ्लक्स उस बाहर वाले पॉइंट का 0 नहीं होगा ना। अच्छा तुम कह रहे हो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो किसी दूसरे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो दूसरा कैसे कैंसिल आउट कर देगा? टर्मिनेट हो जाए किसी नेगेटिव चार्ज पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाके माइनस क्यू पे जाएगा। अरे भैया वो दो चार्जेस काउंट होंगे, दोनों की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी, बट काउंट तो दोनों अलग अलग करोगे भाई। दो फोर्सेज होते हैं, एक फोर्सेज ऐसा है, एक फोर्सेज ऐसा है। आप क्या बोलते हो कि सर ये फोर्स वहां पे दिख नहीं रहा सर। सुन लो मेरी बात सुन। अच्छा मैंने कहा सर एक फोर्स ऐसा है और एक फोर्स ऐसा है, ये दो फोर्सेज है कि एक? दो है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे फोर्स एक ही था कि एक भी नहीं था? 0 हो गया फिर तो। नेट फोर्स नेट 0 हो गया। नेट 0 हो गया। दो अलग अलग थे ना। यस सर। फील्ड लाइंस तो अलग अलग काउंट होगी ना, उन दोनों के इफेक्ट को 0 कर रहा है, मुझे उससे क्या मतलब? वो तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप काउंट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे नहीं होता कि भाई यहाँ से निकली और माइनस क्यू यहाँ रखा खत्म हो गई, ठीक है? ऐसे नहीं होता है कि यहाँ से निकली और माइनस क्यू पे खत्म हो गई। आप बोलोगे सर यहाँ से निकल के एंटर करके यहाँ जा रही थी एक लाइन, यहाँ माइनस क्यू रखा होगा, उसकी वजह से एक दूसरी लाइन आ रही होगी जो इसके इफेक्ट को शायद कैंसिल आउट कर रही होगी, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक अलग आएगी और ये Q4 की अलग आएगी। जब Q4 अकेला रखोगे तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी उसको अलग से काउंट करोगे। माइनस कोई Q4 रखा होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो अलग से काउंट होगी। हाँ जब आप दोनों एक साथ रखोगे तो एक दूसरे को इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, बट आप बोलोगे सर ये अलग क्रिएट कर रहा था, ये अलग क्रिएट कर रहा था, आपको काउंट दो बार ही करना पड़ेगा, ठीक है? आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ कोई फोर्स था ही नहीं, ये नहीं बोलोगे। यहाँ फोर्सेस थे बट दो फोर्सेस ने अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, करने दो। काउंट तो आप टू फोर्सेस करोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही, करने दो। काउंट तो दो बार करोगे आप उनको कि हाँ सर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे थी जो कि सरफेस को क्रॉस करी थी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो नंबर में काउंटिंग हमेशा रहेगी। गोविंद ओके सर। चलिए तो अब मैं क्या बोलता हूं, परेशान नहीं होने का। ज्यादा परेशानी हो तो ये चीजें याद रखने का कि दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, दिस इज ओनली क्यू इनक्लोज। बस इस चीज को याद रखें, क्वेश्चन इससे बन जाने वाले हैं। ज्यादा टेक्निकल कैसे हो रहा है वो मुझे मालूम है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। लॉ है ये, और लॉ क्या होता है? लॉ होता है, लॉ को हमें वैसा मानना पड़ेगा, ठीक है? जिसने बना दिया मान दिया। ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, ज्यादा बहस नहीं करने का, सिंपल सी बात है। जहां लगे कि यार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा सर इससे क्वेश्चन पूछने आने वाले, मैं तुमको बता दे रहा हूं यहाँ से पूछे जाएंगे।
अगर तुम्हें ये चीजें याद भी रहेगी तो अच्छी बात है। हाँ, ये चीज समझाने के लिए बैठ के हम आराम से 15-20 मिनट बैठ के समझ सकते हैं जब हम फेस टू फेस आएंगे। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, तो कोई बात नहीं। बेसिक मैंने तुमको बता दिया। कुछ ऐसा होता है कि अगर बाहर वाला चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उससे एंटर कर रही होगी तो बाहर जरूर जा रही होगी, तो 2 बार काउंट होती है। आप हमेशा याद रखो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं एक थोड़ा सा और एग्जांपल देके समझा दूं, शायद समझ में आ जाए जिसको डाउट हो। जरा देखो, ये एक क्लोज सरफेस है, ये ट्यूब है मान लो, ठीक है। आप बोलते हो सर जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इधर की तरफ थी, राइट। अब आप क्या करोगे सर, यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया हमेशा आउटवर्ड लेते हैं। सरफेस एरिया आउटवर्ड लेंगे तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन कैसी आएगी, बाहर की तरफ। इस एंड पे भी आप देखो सरफेस एरिया आउटवर्ड लोगे तो सरफेस एरिया आउटवर्ड किधर आएगा, इधर की तरफ। यहाँ पे जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, तो ई डॉट डीएस नेगेटिव आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस की एरिया की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो यहाँ पे ई डॉट डीएस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या कर देंगे, 2 ई डॉट डीएस है, दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर ये जो लाइन गई थी उसका फ्लक्स कितना हो गया, 0, क्योंकि एंटर की और बाहर आ गई। दोनों ही जगह एरिया वेक्टर से डायरेक्शन से कुछ आप बोलोगे तो वो कितना आउटवर्ड लेते हैं, हमेशा कैसा लेंगे, आउटवर्ड्स। जब क्लोज सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या देते हैं, आउटवर्ड्स। तो ई डॉट डीएस और ई डॉट डीएस, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो फ्लक्स कितना हो गया इसकी वजह से, 0, ठीक है। जबकि अगर यहाँ से चालू हो, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से चालू हो रही है, आपने बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल के गई, यहाँ पे एक एरिया वेक्टर लोगे ऊपर की तरफ डीएस, ये देखो ई डॉट डीएस आ रहा है। आप बोलते ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे, ठीक है, तो ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे भी देखो ई डॉट डीएस आउटवर्ड, ये दोनों पॉजिटिव भी पॉजिटिव आ रहे हैं, ये भी बाहर जाती हुई है और ये भी बाहर जाती हुई है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही है। जबकि ये अंदर जाती हुई सरफेस के और ये बाहर जाती हुई तो एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, ठीक है। तो बाहर वाला सरफेस से हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही होगी तो दूसरी बाहर आ रही होगी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जबकि अंदर वाली की वजह से या तो सारी बाहर जा रही होंगी या सारी अंदर आ रही होंगी, कैंसिल आउट नहीं हो रही होंगी कहीं पे भी। एक थिन सरफेस जो हमने बोला प्लेन सरफेस होता है, ये एक आप बोलो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है ये बाहर है, ऐसा नहीं होता। ये एक सरफेस है, ये क्रॉसिंग का प्रोसेस है। ये बाहर तो तब आती जब ये क्लोज होता। अब आप बोलोगे यहां से एंटर की और यहां से बाहर जाए, ये सरफेस क्लोज है। अब यहां से कोई चीज जाएगी तब आप बोलोगे अंदर जा रही है। एक क्रॉसिंग हुई यहाँ पे, एक क्रॉसिंग हुई यहाँ पे, तब आप बोलोगे सर अब ये चीज बाहर जा रही है। ओपन सरफेस से कोई क्रॉस कर रहा है, अरे सर ये कह रहे हो आप यहाँ से अंदर जा रही है, अरे ये अंदर और बाहर क्या है, ये तो ओपन सरफेस है, ये तो एक क्रॉसिंग हो रही है। वो तो यहाँ पे भी हो रही है और वो यहाँ पे भी हो रही है, कहीं पे भी देखो, ठीक है। तो ओपन सरफेस से मतलब क्यों है ना, अंदर आना और बाहर जाना। क्लोज सरफेस में अंदर और बाहर डिफाइन होता है, जैसे हमने बोला ना पेपर से जो क्रॉसिंग हो रही है वो एक क्रॉसिंग है। अब ऐसे चारों पेपर को मैं ट्यूब बना दूं, तब आप बोलोगे यहाँ दूसरे पेपर पे जो एंटर कर रहा होगा वो यहाँ से बाहर जा रहा होगा, तब आप बोलोगे कि ये वाली लाइन अंदर आ रही थी और ये वाली बाहर जा रही थी, ठीक है। कुल मिलाकर आपको याद कर रखना है कि जो फ्लक्स होता है वो केवल अंदर वाले चार्जेस की वजह से काउंट होता है, जबकि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई डॉट डीएस में यूज हो रही होती है दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, जो कि अंदर रखे हो चाहे बाहर रखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्लोज सरफेस के बीच में कुछ हुआ तो क्या, क्लोज सरफेस के बीच में मतलब कोई और मटेरियल बीच में क्या होता है, मतलब जो क्लोज सरफेस आपने लिया है उसके अंदर वैक्यूम है कि कुछ वॉल्यूम है कुछ, मतलब 3D ऑब्जेक्ट में। तो क्लोज सरफेस होगा तो 3D होगा, कैसे बनाना चाह रहे हैं, मतलब तू क्या कहना चाह रहा है। मतलब उसके अंदर सर आपने वो एयर लिए कि उसके अंदर मैटर है। अरे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे चार्ज से मतलब है, वो मैटर हो एयर हो, आप बोलो यहाँ चार्जेस रखे रहने दो, उसके बगल में मैंने उसके सामने पत्थर भी रख दिया, साथ में रखे रहने दो, सर चार्ज उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अरे मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए, मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ, मतलब चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना सर उससे। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है सर। चार्ज क्यों फर्क पड़ेगा यार, मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक तुम बोले सॉलिड है या हॉलो है, ऐसा बोलना चाह रहे हो। हाँ जी सर। तो क्या हो गया, मुझे तो चार्ज गिनने हैं, उसके अंदर चार्ज रखा है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो उसके अंदर रखे हुए चार्ज से मतलब है, ठीक है, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। अरे यहाँ खाली था डब्बा था, उसके अंदर मैंने चार्जेस पार्टिकल रख दिए 4, मैंने अब बाकी जगह में ढेर सारे वो लिए, आपके क्या कहते हैं जो
बॉल्स आती है ना जो आपकी लाइट वेट क्या वो थर्माकोल बॉल्स आती है उससे फिल कर दिया, चार्ज अभी वहीं रखे हैं। उन थर्माकोल बॉल से मुझे क्या मतलब है, मुझे तो चार्जेस से मतलब है। सर बोलते जाओ बेटा। सर वो जो आपने वन वन सर आपने वो जो 1/ε0 टाइम्स लिया था, तो उसका वो सिर्फ मीडियम एयर में ही होगा या उसका वो चेंज भी हो सकता सर है? आपको किसी ने म्यूट कर दिया, एक बार अनम्यूट कर लो अपने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर लो। गए हो? सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया है। कौन था ये शैतान जिसने म्यूट किया? पता नहीं सर। पता नहीं सर, हर क्लास में होता है सर ऐसा, कोई ना कोई। अरे तो नीचे लिख के आ सर रहा है शुभम यादव। शुभम यादव। यस सर। चलो अच्छी बात है। शुभम बेटा ऐसी हरकतें ना करें अगर क्लास में आप बैठे हो तो। सर मैं नहीं था सर, पक्का नहीं था मैंने म्यूट नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो सर हाँ बोल डालो। सर वो जो आपने 1/ε0 टाइम्स लिया था, बोला ना तो उसका कि वो तो केवल एयर के लिए, एयर के लिए। तो फिर हम कोई और मीडियम में नहीं आ सकता वो? अलग मीडियम, अगर वो इंसुलेटेड मीडियम जैसे हमने बात की थी, हाँ डिफरेंट आ सकता है, लेकिन आपसे उसका कोई मतलब नहीं है। आपके में कभी भी उससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं। और ओके सर। ठीक है, आपके मतलब मीडियम की बात नहीं चलेगी। चलो तो ये तो बात हो गई। जरा देखते हैं एक दो क्वेश्चन देखने से फटाक से। स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एक क्यूब है, यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। मुझे ये बताना है कि सर इसका ये जो एक फेज है, इस फेज से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, फ्लक्स थ्रू फेज। Q/6ε0। हाँ बेटा गोविंद, मुझे सबको पता है, मेरे को आता है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, देखो ये क्यू अंदर है, इस क्यू से हर जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा, हर जगह। तो कितने फेजेस होते हैं क्यूब के? 6 फेजेस होते हैं। तो हर फेज से इक्वल फ्लक्स जा रहा होगा बिकॉज ये सेंटर पर है। तो एक फेज से देखो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल दैट इज Q/ε0। तो फ्लक्स थ्रू वन फेज कितना आ जाएगा, दैट विल बी Q/6ε0, क्योंकि हर फेज से बराबर फ्लक्स आ रहा होगा। ठीक है, तो 6 फेजेस है, तो एक फेज से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे Q/6ε0। ठीक है, सिमिलरली मैंने कहा ये देखिए, ये स्क्वायर प्लेट है, इस प्लेट से a/2, और इस प्लेट का जो डायमेंशन है वो a, स्क्वायर का डायमेंशन कैसा है, a है। इस प्लेट से एक a/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा है Q। अब मुझे बताना है इस प्लेट से कितना फ्लक्स होगा। सर यही होगा Q/6ε0। हाँ गोविंद बेटा अपने आप को म्यूट कर ले, वो खोलना नहीं जब तक मैं बोलूं नहीं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, अभी ये क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस बनाने के लिए आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, आपको इसको क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो क्लोज सरफेस बनेगा। और अगर आप जब इसको क्यूब बना दोगे तो जो क्यू पॉइंट आएगा वो किससे हो जाएगा, इसके सेंटर पर आ जाएगा, राइट, क्योंकि a/2 डिस्टेंस पर है। तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा। स्क्वायर प्लेट एक ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस पे मैं गॉस लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकता, ध्यान रखें। तो स्क्वायर प्लेट को मैंने क्या कर दिया, क्यूब में कन्वर्ट किया। तो मैंने पाया इस क्यूब के अंदर क्यू हो गया, और इस टोटल क्यूब, ये वाला क्वेश्चन बन गया फिर तो। और स्क्वायर प्लेट कौन सी हो गई है, नीचे वाली। तो फ्लक्स कितना आएगा, Q/6ε0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, आपकी जो डीपीपी मिलेगी आप उससे सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं, डिस्कस करेंगे अगर किसी को डाउट आता है तो। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत बेसिक से मैंने 2-3 एग्जांपल लिए थे ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अब जरा एक काम कर लो,
दो पॉइंट्स लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ की, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ। पहले लिखो, सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होना चाहिए जो गॉस लॉ होता है वो यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सबके लिए वैलिड होता है, ठीक है, चाहे वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी के लिए वैलिड होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म चार्ज से वैलिड होगा। चलो पहला पॉइंट खैर हम लिख लेते हैं, गॉसियन सरफेस can be chosen such that it should not pass through a discrete charge. It should not pass through a discrete charge. However, it can pass through a continuous charge. डिस्क्रीट चार्ज का मतलब होता है पॉइंट चार्जेस, अलग अलग चार्जेस होते हैं तो उनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। कोई भी गॉसियन सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज को क्रॉस नहीं कर सकता। सपोज मैं एक गॉसियन सरफेस बना रहा था और ये ऐसा एक पॉइंट चार्ज से क्रॉस हो रहा है, मैंने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये पॉइंट चार्ज है। आप क्या बोलोगे, ये पॉइंट चार्ज सरफेस के अंदर है या बाहर है, ये कितना पोर्शन अंदर है कितना बाहर है? अरे पॉइंट चार्ज है सर, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं इस पॉइंट चार्ज में कितना पोर्शन, हाफ पोर्शन, 1/3 1/4 अंदर है कि बाहर है मैं डिसाइड नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं अंदर बाहर का डिसीजन नहीं ले पाऊंगा तो मैं फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, गॉस लॉ नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। इसीलिए कभी भी कोई भी गॉसियन सरफेस जो आप डिसाइड कर रहे हो, ध्यान रखना किसी पॉइंट चार्ज से या डिस्क्रीट चार्ज से क्रॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज दैट ये एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसको क्रॉस कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज इस रॉड में आप डिफाइन कर सकते हो कि कितना पोर्शन ऑफ रॉड अंदर है और कितना पोर्शन बाहर है, तो आप बता सकते हो कि कितना चार्ज इसके अंदर जाएगा और कितना चार्ज इसके बाहर आएगा, ठीक है। तो दिस इज वैलिड, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्रॉस कर सकते हो बट इसको क्रॉस नहीं करेंगे वरना आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Gauss law is valid for यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, ऐसे कर लो, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक बोल दो और यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म बोल दो, एक ही बात है। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक या यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिक का मतलब होता है एक यूनिफॉर्म शेप है, जैसे हॉलो स्फीयर हो गया, रिंग हो गया, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब आधी रिंग चार्ज की, बीच में कहीं पे चार्ज नहीं की, फिर थोड़ा पोर्शन चार्ज कर दिया, तो ये अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ऐसे दोनों ही चीजों के लिए आप क्या बोल सकते हो कि आप गॉस लॉ वैलिड होता है, चाहे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, बट आपके सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है अगर वो अनसिमेट्रिक हो जाए, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो हमारे जो सॉल्यूशन कैलकुलेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो हमारे इस लेवल से कह सकते हो कि आप बाहर चली जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये नॉन यूनिफॉर्म वाले केसेस देखते ही नहीं है, हमारे सिलेबस से बाहर चले गए एक तरीके से मान लो, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई आपसे पूछे कि आर दे वैलिड फॉर सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, आप बोलोगे यस दे आर वैलिड फॉर बोथ काइंड, but we will use only for symmetric or uniformly distributed charge systems, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, we select Gaussian surface such that electric field is either perpendicular to the surface or parallel to the surface. इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस के पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, ऐसा ही सरफेस हम चूज करते हैं, अदरवाइज हमारे लिए फिर से प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएंगी।
तो हमारे पास जितने भी पॉसिबल केसेस बनेंगे उनमें आप ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आपका हर पॉइंट पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी। हाँ, एक ही प्रॉब्लम में कुछ पॉइंट पे पैरेलल हो सकती है, कुछ पे परपेंडिकुलर हो सकती है। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट पैरेलल है तो पैरेलल ही रहे, थ्रू आउट परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर रहे। आप बोल सकते हो कि एक ही प्रॉब्लम में कुछ पोर्शन में पैरेलल हो सकती है, कुछ में परपेंडिकुलर हो सकती है, बट इसके अलावा और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि आप लिखते हो ई डी एस कॉस थीटा, है ना, तो ds cos थीटा की या तो 90 डिग्री हो थीटा तो cos 0 हो जाएगा और 0 हो तो 1 हो जाएगा। तो हमें सिंपल वाले केसेस ही लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा वाले एंगल्स हमारे स्कोप से बाहर चले जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा इसकी बाद एक छोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं। कूलम्स लॉ हम अगर वेरीफाई कर सकते हैं, इससे कूलम्स लॉ वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सबको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। तो आपने बोला कि सर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर जो कि ए पॉइंट है, आप बोलते हैं जो कि आर डिस्टेंस पर हो, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो गॉस लॉ से मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? तो मैंने कहा जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा कैसी होगी, अवे होगी। कुछ ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह, आपको भी पता है ये चीज। तो मैंने कहा सर एक गॉसियन सरफेस लेना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, या तो परपेंडिकुलर या पैरेलल हो। तो देखो ये एक स्फेरिकल सिमेट्रिक केस होता है। सर देखो मैंने एक गॉसियन सरफेस माना हुआ है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, दिस इज माय गॉसियन सरफेस। अब आपको पता है सर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे ये एरिया ले लो, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। छोटा सा एरिया वेक्टर लेके देखो, हर जगह एक पॉइंट छोटा सा एरिया लेके देखोगे तो इट इज ऑलवेज इन दी डायरेक्शन। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी हर जगह पे कैसी होगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। रेडियस वेक्टर होता है हर जगह टेंजेंस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो सरफेस जब लोगे तो टेंजेंशियल सरफेस होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। और आपको ये भी पता है कि आर डिस्टेंस पर, चाहे वो पॉइंट इधर हो, चाहे वो पॉइंट इधर हो, चाहे वो पॉइंट इधर हो, आर डिस्टेंस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, k/r²। यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये मुझे मालूम है ऑलरेडी कि इक्वल होती है, आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं बड़े आराम से। मैंने कहा देखो इस पूरे स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना आएगा। टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ऐसे बोलोगे, वो दिख नहीं रहा सर वहां पे। अच्छा बेटा दिख नहीं रहा तुम, ओके ओके, यहाँ दिख रहा है जी सर। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, गॉसियन सरफेस, दैट इज ई डॉट ds। और आपको पता है सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है। तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं। दूसरा, हर जगह E और ds का जो थीटा है वो कितना है, 0 है, मतलब cos थीटा की वैल्यू हर जगह पे कितनी है, 1 है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो cos थीटा की वैल्यू मैंने 1 रख दी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो E ds cos थीटा हर जगह 1। तो आप बोलोगे सर E डॉट ds, और क्योंकि E का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम है तो मैं E को बाहर लिख देता हूं। और क्लोज सरफेस, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ये क्लोज सरफेस। मुझे क्लोज सरफेस की बात करनी है। तो ds का इंटीग्रेशन मतलब इन सारे सरफेसेस एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल सरफेस एरिया लेगा इस स्फीयर का, और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 4πr²। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो ये तो आ गया मेरा टोटल फ्लक्स, E × 4πr²। गॉस लॉ से मुझे मालूम है इस फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, Q enclosed by ε0। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये कैपिटल Q, तो दैट इज इक्वल टू Q/ε0। दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी E × 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। तो E की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, Q/4πε0r²। सर यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, 1/4ε0 को हम क्या बोलते हैं, K। तो K/r²। तो ये
कूलम्स लॉ भी आप इस तरीके से वैलिड कर सकते हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो आप यहाँ पे दूसरा चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स भी निकाल पाओगे, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली, तो ये गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? तो आज के इतना ही काफी है। गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन, जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जो एवरी ईयर आते हैं, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और इनफाइनाइट वायर, और तीसरा आएगा आपका प्लेन शीट। ये 4 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि एवरी ईयर कोई ना कोई डेरिवेशन आता है, तो मैं चारों डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका जो एनसीईआरटी का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, राइट। तो एक लेक्चर में अपन सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन देखने वाले हैं। गॉस लॉ का एक ना एक डेरिवेशन एवरी ईयर आता ही आता है। गॉस लॉ से एवरी ईयर क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखें इस चीज को। डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा तो गॉस लॉ आ जाएगा, गॉस लॉ नहीं आएगा तो आपसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में एक दो क्वेश्चन आपको देंगे ही देंगे। इसलिए 12th के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। अगर आप किसी को डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। बाकी आपकी डीपीपी अभी फर्स्ट डीपीपी हो गई है, सेकंड डीपीपी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सो लेट्स रैप अप द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। हर्ष सर, हर्ष सर है क्या? हर्ष सर, आई थिंक हर्ष सर में। चलो लेट्स एंड दिस मीटिंग। थैंक यू।